इससे पहले के वीडियोस में आप सब जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की अवधारणा क्या है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से होते हैं, शिक्षा के साधन कौन से हैं और शिक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं, फंक्शंस, एजेंसीज एंड सोर्स ऑफ एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की बात करें कि भाई शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं, शिक्षा के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। अभी 4 भाग कौन से हैं? जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामान्य कार्य। उसके बाद मानवीय जीवन में शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, सामाजिक जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, और राष्ट्र जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो देखिए, शिक्षा के कार्यों को इन 4 भागों में बांटा गया है। आराम से आप पॉइंट्स देखिए कि जनरल फंक्शन कौन कौन से हैं। जनरल फंक्शन आप मान के चलो, शिक्षा के सामान्य कार्य, ये तकरीबन सब में इसके पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, हमारी जो सामाजिक जीवन है, शिक्षा किस तरह से हमारी सामाजिक जीवन को और आसान बनाती है, और राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कौन कौन से काम हैं, तो देखते हैं कि करके। सबसे पहले अगर शिक्षा के सामान्य कार्य की बात करें, तो देखिए सामान्य कार्य क्या है? जन्मजात शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर, की हर इंसान में, हम कहते हैं ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ खास होता है। तो शिक्षा के द्वारा जो हमारी इन जन्मजात जो शक्तियां होती हैं, उसको विकसित किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बीज होता है ना, उसमें पूरी क्षमता होती है एक पेड़ बनने की, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए जरूरी होता है, उसको चाहिए होता है मिट्टी, उसको चाहिए होता है पानी, उसको चाहिए होता है खाद, उसको चाहिए होता है सूरज की रोशनी। ये सारी चीजें मिलती हैं तभी वो एक छोटा सा बीज जो है एक वृक्ष का रूप धारण करता है। तो उसी तरीके से बच्चे में भी सारी क्षमताएं होती हैं, लेकिन वो क्षमताएं विकसित कब होती हैं? जब उसे एक अच्छी शिक्षा मिलती है। उसके बाद मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, की इंसान को इंसान बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इंसान इंसान कैसे बनता है? एक अच्छी शिक्षा के बदौलत। एक अच्छी शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है। उसमें जो नैतिक अच्छी आदतें हैं और उसके चरित्र में जो अच्छाइयाँ हैं, उसको विकसित करने का काम किसका होता है? एक अच्छी शिक्षा का होता है। और वयस्क जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अडल्ट लाइफ, अक्सर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है ना कि बच्चा 3 साल का हुआ तो उसको जाके प्री स्कूल में डाल दिया। धीरे धीरे क्यों डालते हैं? ये कहते हैं ना कि यार अभी एजुकेशन लेगा तो आगे चलकर बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा आईएएस बनेगा, बच्चा टीचर बनेगा, बच्चा ऑफिसर बनेगा। तो इसलिए तो शिक्षा के माध्यम से क्या हो रहा है? शिक्षा के माध्यम से बच्चे को उसके जो भावी जीवन है, वयस्क जीवन है, उसके लिए तैयार किया जाता है, ताकि अच्छी शिक्षा मिलने के बाद बच्चा जब बड़ा होगा तो अपना जीवन आसानी से जी सकता है। और इसके साथ ही साथ उत्तम नागरिकों का निर्माण, शिक्षा का एक कार्य और है कि अच्छे नागरिकों का, अच्छे लोगों का निर्माण करना। और सोशल चेंज, रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, की सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन, समाज में अच्छे परिवर्तन लाना, समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना, और समाज को विकास के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाना। कब बढ़ेगा? जब समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, तभी सामाजिक बुराइयां खत्म हो सकती है, तभी ये जात पात का जो ये भेदभाव है इस तरह का खत्म हो सकता है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा भाषा ज्ञान व मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज एंड मेंटल पावर, की अच्छी शिक्षा आपको एक अच्छी मतलब अच्छी शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? आपकी भाषा पे कमांड होती है, आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो शिक्षा एक अगर हम देखें कि एक इंसान वो जो साक्षर नहीं है और एक इंसान जो साक्षर है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? उसकी भाषा का फ़र्क होता है। तो शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि हमारा भाषागत विकास होता है, हमारा ज्ञान का विकास होता है, और मानसिक शक्तियाँ, मतलब सोचने समझने की जो शक्तियाँ होती हैं, उसका विकास होता है। और इसके द्वारा और इसके साथ साथ शिक्षा के द्वारा हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, उसका संरक्षण होता है।
और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका हस्तांतरण होता है। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसका विकास होता है। तो ये सब क्या है, शिक्षा के जनरल या सामान्य कार्य हैं। अब अगर हम बात करें मानवीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, तो फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड, की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो अगर हम मानवीय आवश्यकताओं की देखिए बात करते हैं ना, तो आपने सुना होगा हमारी मूलभूत आवश्यकता। तो मूलभूत आवश्यकता कौन सी है, फंडामेंटल हमारी नीड कौन सी है? रोटी कपड़ा मकान। तो जब हम फंडामेंटल नीड की बात करते हैं ना, तो आपके पास अगर एक अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी शिक्षा होगी, तो एजुकेशन आपको आत्मनिर्भर बनाती है। एजुकेशन आपको इस काबिल बनाती है कि आप खुद को, अपने परिवार को एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छा अवसर दे सकते हैं, आप अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो एजुकेशन आपको, जो हम कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम आपको देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास इनकम के स्रोत भी मिलेंगे, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा होगा, आपके पास अपना घर होगा, खाने के लिए खाना होगा। तो जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी ना, तभी हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सकती है। और इसी के साथ साथ अच्छी एजुकेशन आपको आत्मनिर्भर बनाती है। और एजुकेशन आप में व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति होती है। एजुकेशन के द्वारा व्यावसायिक कुशलता विकसित होती है। कैसे विकसित होती है? देखिए, हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है, कोई स्कूल से पढ़कर ही कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, कोई नुक्कड़ नाटक में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे का अपना स्किल होता है, कोई लिखने में बहुत अच्छा होता है, कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से एक्विजिशन ऑफ वोकेशनल स्किल, हमारी वोकेशनल स्किल डेवलप होती है इसके थ्रू। और अच्छी एजुकेशन पाकर ही आप भी देखिए कि स्कूल में आपकी क्लास में जितने बच्चे रहे होंगे, ठीक है, आज की डेट में कोई डांस में बहुत अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई बोलने में बहुत अच्छा होगा, कोई इंजीनियरिंग की तरफ गया, कोई एजुकेशन की तरफ गया, कोई मेडिकल लाइन किसी ने पकड़ी। तो देखेंगे कि अच्छी एजुकेशन से आपकी जो व्यावसायिक कुशलताएं होती हैं विकसित होती हैं। और एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, की वातावरण के साथ समायोजन, की अच्छी एजुकेशन की अगर बात करें, शिक्षा का एक और कार्य है कि हमें इस योग्य बनाना कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हम वहां पर सबके साथ मिलजुल कर रहें। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जैसे हमने बात की कि शिक्षा हमें हमारी जो आने वाला जो जीवन है ना, उसके लिए हमें तैयार करती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क, के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान, कि हमें किस तरह से अपना काम करना है, हमें किस तरह से हमारी जो सामाजिक जो जिम्मेदारी, हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हमें निभानी है, हमें दूसरों के साथ किस तरह से बात करना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क, की हमें अपना काम कैसे करना है, हमारे व्यक्तिगत जो हमारे काम है, हमें अपने काम, जैसे कहते हैं ना भाई, बिल्कुल तुम समय के पाबंद हो, अपना जो काम है अपना टाइम से अपना काम करो। एक बच्चे का काम क्या है? पढ़ाई करनी। तो किस तरह से पढ़ाई करना है? एक वयस्क का काम क्या है? कि जाकर रोजगार करना, ठीक है, जॉब करना, किस तरह से करना है, किस तरह से आप अपनी सामाजिक लाइफ को जीना है, किस तरह से समाज में दूसरे लोगों के साथ बात करना है, किस तरह से समाज में सबके साथ मिलकर रहना है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन सोशल लाइफ, की अब हमारे सामाजिक जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, तो अडेप्टेशन विद सोसाइटी, समाज के साथ अनुकूलन। तो यहाँ पर भी एक अच्छी एजुकेशन वो है जो हमें सोशल बनाती है, सामाजिक बनाती है, ताकि हम समाज में अपने लोगों के साथ मिलकर रह सकें, किसी तरह का कोई भेद ना करें, ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना उच्च नीच के आधार पर, हम समाज में सबके साथ मिलकर रहें। सामाजिक सुधार, आप जितने भी देखोगे, जितने भी हमारे यहाँ पे अगर समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, चाहे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, चाहे हम लोकमान्य तिलक की बात करें, चाहे हम गांधी जी की बात करें, तो जितने भी समाज सुधारक हमारे यहाँ पे रहे हैं, तो सबने किस पर ज्यादा बल दिया है? सबने ज्यादातर जो बल दिया है, शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही समाज सुधार का सबने प्रयास किया है। और क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज की जो बुराइयां हैं ना, उसको खत्म किया जा सकता है। और अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही लोगों में एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको विकसित किया जा सकता है। समाज की बुराइयां, चाहे हम जात पात की बात करें, चाहे हम दहेज की बात करें, चाहे बाल विवाह की हम बात करते थे, चाहे हम हिंसा की बात करें,
ठीक है। तो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं अच्छी शिक्षा के माध्यम से ही खत्म हो सकती हैं। और फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ड्यूटीज, सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति, तो हमारे सामाजिक कर्तव्य क्या हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप एसएसटी की सामाजिक अध्ययन की आप बुक खोलो, उसमें भी जब सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की बुक खोलते थे तो स्टार्टिंग में ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी होती है कि हमारी जो अपने नेशनल सिंबल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, समाज में समाज के लोगों के साथ मिलकर रहना, और समाज को स्वच्छ रखना, किसी तरह की हिंसा में, बुराइयों में शामिल नहीं रहना, समाज को साफ सुथरा रखना। तो ये हमारे क्या है, अपने हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं कि समाज में चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम शांति की बात करें, चाहे हम सफाई की बात करें, तो ये सारी चीजें बनाए रखना। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन की, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका विकास करना शिक्षा का काम है। सामाजिक भावना की जागृति, शिक्षा ही तो है जो हमें अपने आप से निकाल कर एक सामाजिक प्राणी बनाती है। हमें जो मैं वाली जो एक भावना है ना, उससे हटाकर हम वाली जो भावना है, शिक्षा ही तो विकसित करती है। आप स्कूल में जाते हैं, वहां पर आप साथ में जो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर गाते हैं, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो शिक्षा ही तो है जो हमें सामाजिक भावना की जो है जागृति करती है। और सामाजिक गुणों का विकास होता है कि समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से दूसरे लोगों के साथ बात करना है, समाज में किस तरह से सबके साथ मिलकर काम करना है। तो इस तरह से जो सोशल जो क्वालिटीज है वो भी डेवलप करती है शिक्षा। और अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ के, राष्ट्र जीवन में शिक्षा के क्या कार्य होते हैं? ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, की नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। हम देखते हैं स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का ग्रुप होता है, बच्चों को स्टार्टिंग से उनको लीडरशिप दी जाती है, उनको नेतृत्व दिया जाता है कि भाई तुम्हारा एक ग्रुप है, अब इसको लीड करना तुम्हारा काम है। तो एजुकेशन में स्टार्टिंग से ही बच्चे की जो एक नेतृत्व की जो क्षमता है उसके विकास करने की प्रयास किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, स्कूल के द्वारा। क्योंकि सबको पता है कि स्कूल जो है वो समाज का एक छोटा रूप है। बच्चा अगर स्कूल टाइम से ही बच्चे में इस तरह की क्वालिटी डेवलप होगी तो आगे चलकर यही बच्चा आईएएस बनेगा, यही बच्चा टीचर बनेगा, यही बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, यही बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा। तो अगर उसमें स्टार्टिंग से ही नेतृत्व की प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए तो आगे चलकर यही जो गुण है आगे देश के लिए, समाज के लिए काम आएगा। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन की पूर्ति। तो देखिए, एक मानव मानव संसाधन कब बनता है? जब उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में जो मानव संसाधन कौन से हैं, तो मानव संसाधन कौन है? एक डॉक्टर है, मानव संसाधन है। एक टीचर है, वो मानव संसाधन है, क्योंकि वो एक संसाधन के रूप में अपने समाज की सेवा कर रहा है। एक इंजीनियर की बात करते हैं, एक टीचर की बात करते हैं, कोई एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी क्या है कि मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है? जब उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, और उस एजुकेशन की बदौलत अपने देश में अपने काम करके दूसरे लोगों को रोजगार देकर अपने देश की सेवा करता है, देश की विकास में अपना योगदान देता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, की शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र की एकता का विकास किया जा सकता है, भावनात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। हम जब कहते हैं ना हम सब भारतीय, तो हम सब भारतीय, यहाँ पर भावनात्मक एकता हो गई, चाहे कोई किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी क्षेत्र का है, लेकिन भावनात्मक रूप से सब यही है कि हम भारतीय हैं। और कांटेक्ट विद कल्चरल हेरिटेज, की शिक्षा के माध्यम से ही हमारे जो राष्ट्र की अलग अलग संस्कृतियां हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है। तो जो भी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलता है। और शिक्षा के माध्यम से ही हम उसे पीढ़ी उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और योग्य नागरिकों का निर्माण, की शिक्षा के माध्यम से ही योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। तो ये भी शिक्षा का एक कार्य है। अब हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आपको आपकी पहली एजुकेशन कहाँ से मिलती है? आपके घर से मिलती है। तो पहला साधन क्या हो गया? आपका घर हो गया, आपका आस पड़ोस हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन आपको मिलती है, धीरे धीरे फिर आप स्कूल में जाते हैं। ठीक है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलती है। तो शिक्षा का फॉर्मल आप कह सकते हो साधन हो गया, एजेंसी हो गया। तो इस तरह से जब हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो तीन तरह की एजेंसीज होती हैं, इनफॉर्मल,
फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो इनफॉर्मल या अनौपचारिक साधन की बात करें तो अनौपचारिक का मतलब है कि आपका घर हो गया, आपका आस पड़ोस हो गया, जहां पर आपको अपनी आपकी पहली एजुकेशन, पहली शिक्षा मिलती है। तो इसलिए तो कहते हैं आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो आपके पहले शिक्षक हैं। आपका घर, आस पड़ोस आपका पहला स्कूल है। तो अनौपचारिक साधन में क्या आता है? आपका परिवार आता है, आपका आस पड़ोस आता है, आपका समाज आता है, आपका धर्म आता है, आपका देश आता है। तो क्या हो गया? अनौपचारिक साधन हो गया। अब औपचारिक, औपचारिक रूप से आपको शिक्षा कहाँ मिलती है? स्कूल में मिलती है, जहां पर अलग अलग विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग विषय होती हैं, उनकी अलग अलग पुस्तकें होती हैं। तो सारी चीजें औपचारिक रूप से आपको पढ़ाई जाती हैं। तो औपचारिक साधन क्या हो गया? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो विद्यालय स्कूल, महाविद्यालय कॉलेज, और विश्वविद्यालय या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, से सारे क्या हो गए? औपचारिक साधन हो गए। और जब हम नॉन फॉर्मल की बात करते हैं ना, इसको अनौपचारिक भी आप कह सकते हो, निरौपचारिक भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर एजुकेशन की थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है। जब आप स्कूल कंप्लीट करते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं? जॉब में लग जाते हैं। फिर भी आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है, तो आप ओपन स्कूल देखते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, पढ़ने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी देखते हैं। काफ़ी सारे एनजीओ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्लब भी होते हैं, सोशल साइंस क्लब होते हैं, साइंस क्लब होते हैं, इस तरह के क्लब्स भी होते हैं। बाकी रेडियो पे भी एजुकेशनल प्रोग्राम आता है, टीवी पे भी एजुकेशनल प्रोग्राम आता है। तो ये सारे जो सोर्स है जहां पर आपको सीखने में फ्रीडम ज्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं नॉनौपचारिक साधन, नॉन फॉर्मल एजेंसी। तो यहाँ पर आपको तीनों एजेंसी समझ में आ गई होगी कि शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं। अब हम सोर्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि आपको जो एजुकेशन मिल रही है उसके सोर्स कौन कौन से हैं। एजेंसीज तो आपको पता चल गए। तो अब हम पर्सन की बात कर लेते हैं। वो पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में कोई पर्सन हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है आपके एजुकेशन का। इसके अलावा बुक्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई, मोबाइल हो गई। मोबाइल भी, मोबाइल के माध्यम से भी तो आपको दुनिया भर की चीज़ें, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, तुरंत गूगल में टाइप करते हैं, आपको आ जाता है। टेलीविज़न भी एक आप कह सकते हो कि एजुकेशन का स्रोत है। कंप्यूटर है, न्यूज़पेपर है, और आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट टीचर होता है। हमारा एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? सोर्स ऑफ एजुकेशन हो गए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं, उसकी एजेंसीज कौन कौन से हैं, साधन कौन कौन से हैं, और लास्ट में हमने बात की कि इसके सोर्स या स्रोत कौन कौन से हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।